अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम। ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है स्त्री काया के फायदे और नुकसान। तो इन फायदे और नुकसान को हम बाहरी और आंतरिक इन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो बाहरी कारण वह है जो सामाजिक परिस्थितियों या स्त्रियों के प्रति जो लोगों का व्यवहार है उसकी वजह से है, और आंतरिक कारण वह है जो स्त्री की भावनाओं और उनके स्वयं के व्यवहार से संबंधित है। तो इस प्रकार हम प्रारंभ करते हैं कि स्त्री काया में होने के फायदे क्या है। तो पहला और एक फायदा जो बाहरी है तो वह है उनका व्यसन मुक्त जीवन, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में व्यसन हम कहते हैं शराब, सिगरेट आदि का सेवन करना, मादक पदार्थों का सेवन करना या फिर जुआ खेलना और आदि आदि जो मानसिक वृत्तियां हैं। तो हम पाते हैं कि स्त्रियों की तुलना में ये व्यसन पुरुषों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और स्त्रियों का जीवन तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जीवन इनसे काफी दूर रहता है, और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि एक स्त्री अपने संपूर्ण जीवन में इन सब चीजों के प्रभाव में कभी ना आए, क्योंकि हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है। तो आप देखते हैं कि पुरुषों के लिए, पुरुष वर्ग के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके अपने जीवन में कभी न कभी एक ऐसी स्थिति जरूर आती है जब या तो वो स्वयं इन व्यसनों में पड़ जाते हैं या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जरूर आते हैं जो इन व्यसनों से ग्रसित है। और जब व्यक्ति एक बार व्यसनग्रस्त हो जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और उनका बहुत सारा समय और उनकी ऊर्जा उस कार्य में व्यय हो जाती है। और कभी कभी इस चीज की इतनी अति हो जाती है कि पूरे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति उस एक व्यसन के पीछे बिगड़ जाती है और खराब हो जाती है। परंतु स्त्री जीवन में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ऐसा कभी हुआ हो कि वो व्यसनग्रस्त हो गए हो, और इस कारण स्त्रियों की आध्यात्मिक प्रगति में ये कभी अवरोध पैदा नहीं कर सकता। तो व्यसन मुक्त जीवन की जो संभावना है वो उनके आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। दूसरा जो फायदा है स्त्री काया का वह है उनकी आक्रामकता से दूरी। तो आप देखते हैं प्रायः कि पुरुष वर्ग मारपीट, लड़ाई झगड़े में अधिकतर मिल जाते हैं या उनके साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनमें अहंकार की भावना बहुत प्रबल है। तो वो उनकी और सहन शक्ति कम है स्त्रियों की तुलना में। परंतु यदि आप देखें तो स्त्रियों में आप ये मारपीट, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, और पुरुषों में शायद इसका कारण यह है कि सदियों से पुरुष वर्ग जो है वो किसी न किसी तरह से युद्ध क्षेत्र में अपना पौरुष दिखाता रहा है, और युद्ध की भावना उनमें बहुत प्रबल हो गई है समय के साथ। तो उसी का कारण है कि वो लड़ाई झगड़े, मारपीट में जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन स्त्रियों में स्वाभाविक तौर से वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती हैं, और स्वाभाविक तौर से उनकी शारीरिक संरचना भी ऐसी है, कोमल है, तो वो इस आक्रामकता से वो दूरी बनाए रख सकती हैं। तो ये
उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। तीसरा एक सबसे बड़ा फायदा हम देखते हैं कि स्त्रियों पर उनके परिवार की सबसे ज्यादा निर्भरता होती है। यदि आप देखें, एक पुरुष यदि अपने घर से 10 दिन बाहर किसी काम के लिए गए हैं, तो उनके घर में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होगा। उसी के स्थान पर यदि एक स्त्री अपने घर से 2 दिन के लिए भी बाहर चली जाए, तो उनके परिवार में या उनके घर में सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि उन पर परिवार की निर्भरता बहुत ज्यादा है। और बच्चों की विशेष तौर पर हम कहें कि बच्चों की उन पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। और इसका एक संस्कृत में एक पंक्ति है कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, अर्थात महिलाएं समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं, क्योंकि उन पर निर्भरता है, तो वो जैसा चाहे वैसा अपने परिवार को या अपने बच्चों को संस्कार दे सकती हैं, उन्हें उस रूप में ढाल सकती हैं। और जब परिवार का निर्माण अच्छे से होगा तो समाज का निर्माण अच्छे से होगा, और उसका जो फायदा है वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे आगे तक देश का निर्माण भी उसी से होता है। तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा लाभ है, और ये इस लाभ के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी स्त्रियों के ऊपर आ जाती है कि उनके ऊपर यह कार्यभार है कि वो उसको अच्छे से निभाए। तो ये एक तीसरा फायदा था। अब हम चौथे फायदे की तरफ जाते हैं, जो आंतरिक है। तो आंतरिक मतलब भावनाओं से संबंधित है। तो स्त्रियों में आप देखेंगे अधिकांशतः उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की जो कुशलता है वो पाई जाती है। तो स्त्रियों में जैसे और सारी अच्छी भावनाएं जैसे दयालुता, प्रेम, करुणा, इन सब का उनमें बहुत ही ये सब भावनाएं उनमें बहुत प्रबल होती हैं। तो आप देखेंगे कि उदाहरण के लिए यदि कोई स्त्री दुखी है और वो रोना उसे आ रहा है, तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात मानी जाएगी कि हाँ ठीक है, एक स्त्री है, वो रो रही है, रोकर अपना दिल हल्का कर रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये उनके लिए स्वाभाविक सा है। परंतु उसी की जगह यदि कोई पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहे या रोना चाहे या और भी कुछ, तो उनकी भावनाओं को दबा दिया जाता है, उतना या उनकी अभिव्यक्ति हो नहीं पाती है। तो स्त्री जीवन की या स्त्री काया की यह फायदा है कि वो अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकती है और अच्छे से अभिव्यक्त कर सकती है। अब जब ये फायदा है तो इसका एक नकारात्मक भाग भी है। तो हम आते हैं स्त्री काया में होने के नुकसान, जो आंतरिक है और भावनाओं से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि स्त्रियों में आसक्ति की भावना बहुत ही ज्यादा है। तो स्त्रियां अपने परिवार से और बाकी जनों से बहुत जल्दी आसक्त हो जाती है। तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो पुरुषों की तुलना में उनकी आसक्ति की भावना बहुत अधिक है। तो आप एक पुरुष को बोल दीजिए कि आज से आपको अपने परिवार से दूर जाना है, आपकी छुट्टी है, तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा पर बहुत उतना नहीं। पर यही बात यदि आप एक स्त्री को बोल देंगे तो उनके लिए तो यह जीवन की उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उनसे बहुत ज्यादा आसक्त है। और यही आसक्ति, क्योंकि जब आप किसी से आसक्त होते हैं तो आप वह कार्य नहीं करते जो आप करना चाहते हैं, आप वह करते हैं जिसको करने से सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिले, और फिर उनकी खुशी महत्वपूर्ण हो जाती है, आपकी खुशी का महत्व कम हो जाता है या आपकी इच्छाएं दब जाती है।
और जब इच्छाओं का दमन होता है तो वो आपके दुख और बंधन का कारण बन जाता है। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है स्त्रियों के सामने। उनमें आप देखेंगे कि समर्पण और सहनशीलता की भावना भी बहुत अधिक होती है, और वो इतनी प्रबल होती है कि वो सहन करती रहती है, और जब जहाँ वो देख पाती है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी वो गलत कह नहीं पाती, क्योंकि उन्हें सहन करने की एक आदत सी पड़ गई है, और यह उनके लिए बहुत ही एक बड़े दुख का और बंधन का कारण बन जाता है। परंतु यदि कोई स्त्री इन भावनाओं को सही दिशा दे सके, या अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके, या उन्हें समझ सके, तो फिर उनकी प्रगति निर्विरोध चल सकती है। तो यदि यह आसक्ति जो है परिवार या अन्य लोगों के बजाय आध्यात्म से हो जाए, और ये जो समर्पण का भाव है वो गुरु के सामने हो, तो स्त्रियों की मुक्ति अवश्यंभावी हो जाती है, क्योंकि फिर यह भावना जो इतनी प्रबल है वो उनको एक सकारात्मक दिशा में ले जाएंगी, और फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो उनकी जो कमजोरी है वो उनकी ताकत बन जाती है। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, जो स्त्री काया में होने का एक और नुकसान जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, वह उनमें स्वावलंबित होने का अभाव। ऐसा नहीं है कि स्वावलंबन का पूर्णतः अभाव है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियों में अधिकांशतः हम देखते हैं कि स्त्रियां आर्थिक रूप से अपने परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर है, और ये निर्भरता उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। बाकी सभी कार्य स्त्रियां आत्मनिर्भर होकर कर सकती हैं, लेकिन यह आर्थिक रूप से निर्भरता ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बंधन है। यदि आर्थिक रूप से आप किसी पर निर्भर हैं, तो उस व्यक्ति को एक अधिकार सा मिल जाता है आपके जीवन के निर्णय लेने के लिए, और फिर वहां पर बंधन हो जाता है और परतंत्रता आ जाती है, क्योंकि आप अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते। यदि एक स्त्री आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर है, तो बाकी कार्यों में उसकी लोगों पर या किसी और व्यक्ति पर निर्भरता नहीं है। तो यह आत्मनिर्भरता होना एक बहुत बड़ी बात है। तो यदि स्त्रियां आत्मनिर्भर हैं और उनका अपनी भावनाओं पर भी पूर्णतः नियंत्रण है, तो उनकी प्रगति बहुत तेज होती है। किसी भी मार्ग पर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता उनकी स्वतंत्रता की कुंजी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जितने कारणों के बारे में हमने बात करी, उनमें फायदे ज्यादा है, और जो थोड़े बहुत नुकसान है उनको सही दिशा देकर फायदे में बदला जा सकता है। तो फायदे और नुकसान से जब हम ऊपर उठकर आगे बढ़ते हैं, तो वो वहां पर आध्यात्मिक प्रगति संभव है। और अंत में जाकर हम देखते हैं कि स्त्री काया और पुरुष काया दोनों अनुभव मात्र है, मिथ्या है। तो यदि आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़ लेते हैं, तब आप न स्त्री रहते हैं न पुरुष रहते हैं, आप सिर्फ अनुभव करता हो जाता है कि स्त्री काया या पुरुष काया कुछ भी हो, अलग अलग रूप है, परंतु मैं वो हूँ जो इन सभी का अनुभव कर रहा है, सभी प्रकार के बंधनों से पूर्णतया मुक्त है। धन्यवाद।